हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे हमारा एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में लास्ट हमारा हुआ था वाटर रिसोर्सेज यानी कि जलीय संसाधन। आज हम करेंगे हमारा जलीय परितंत्र जिसको हम बोलते हैं वाटर इकोसिस्टम कह लो या एक्वेटिक इकोसिस्टम कह लो, बोथ आर सेम। तो देखो इसको समझने से पहले जो हमने लास्ट किया था हमने देखा था कि जो हमारी अर्थ है उस पर अप्रोक्सीमेट 71% पार्ट किसका है, हमारे वाटर का है, यानी कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग किससे ढका हुआ है। अगर हम बात करें 71% भाग किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। जो हमारा समुद्री परितंत्र है ये क्या है, ये सबसे बड़ा परितंत्र है। जो हमारा वाटर इकोसिस्टम है या एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये क्या है, ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। और जो हमारा इसमें फाइटोप्लैंक्टन होता है वो ऑक्सीजन उत्पादन करने में सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें हम बात करेंगे मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ देखने को मिलता है, सुंदरवन। जैसे सुंदरवन डेल्टा है, जो सुंदरवन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। जैसे हमारी चिल्का झील आ गई जो कहाँ स्थित है, आपके उड़ीसा स्टेट में स्थित है। रामसर आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि यूट्रोफिकेशन जो होता है वो जल में पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण होता है। जलीय परितंत्र क्या होता है, एक ऊर्जा परिवाह का एक दशीय या एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। महासागर क्या है, वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करते हैं। और जो हमारा समुद्री जल है इसमें कितने परसेंट लवणता पाई जाती है, अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट लवणता पाई जाती है भाई, 30% इसमें क्या मिलती है, लवणता मिलती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से जो आपका क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय परितंत्र या वाटर इकोलॉजी। देखो जल क्या है, जल आधारित परितंत्र को जलीय परितंत्र ही कहते हैं, यानी कि वाटर बेस्ड इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम या वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें जल में रहने वाले सभी जीव, सूक्ष्म जीव, हमारे प्लांट्स यानी कि पौधे, और उनमें जितने भी अजैविक घटक हैं, जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो सब क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और ये पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम में से एक है। कौन सा, आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्योंकि क्या रीजन है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, जल से ही तो मानी जाती है। तो जो हमारा ये जलीय परितंत्र है ये पृथ्वी की जलवायु, पृथ्वी की ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन चक्र और जैविक विविधता को कंट्रोल करता है। इस सब में इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। तो जलीय परितंत्र क्या है, जल में रहने वाले जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं से बना तंत्र ही क्या होता है, जलीय परितंत्र होता है। जल में रहने वाले सभी जीवों तथा उनके अजैविक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं से बना तंत्र ही क्या होता है, जलीय परितंत्र होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। तो देखिए जलीय परितंत्र के प्रकार कौन से, सबसे पहला आ जाता है हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं, मीठे जल का परितंत्र। जो ये मीठे जल का परितंत्र होता है, अगर हम इसमें लवणता की बात करें तो वो 0.5% से भी कम होती है और ये पीने के लिए, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। जैव विविधता इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारी जो इकोसिस्टम है या इकोलॉजी है, जैव विविधता है हमारी, वो कैसे देखने को मिलती है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखो मीठे जल का परितंत्र क्या है भाई, इसमें जल की लवणता 0.5% से कम होती है और ये पीने और सिंचाई के लिए यूज होता है। जैव विविधता अधिक होती है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है इसमें हमें। जैव विविधता क्या होती है, अधिक होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो जैसे आपका नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने, ये सब क्या हैं, ये सब होते हैं आपके स्थिर जल परितंत्र के पार्ट, जहाँ जल क्या होता है, बिल्कुल स्थिर होता है। जैसे आपका तालाब, झरने, झील, नदियाँ तो नहीं आती इसमें, स्थिर परितंत्र में, स्थिर जल परितंत्र में नदियाँ नहीं आती क्योंकि नदियों में तो जल बहता रहता है। जहाँ पे जल स्थिर रहता है, इन तीनों में जल स्थिर रहता है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं लैंटिक इकोसिस्टम, जिसको हम बोलते हैं स्थिर जल परितंत्र। क्या बोलते हैं, स्थिर जल
परितंत्र क्या बोलते हैं भाई? स्थिर जल परितंत्र। स्थिर जल परितंत्र क्या होता है? जहां पर जल स्थिर रहता है। क्या होता है? जहां पर जल स्थिर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैंटिक इकोसिस्टम। ठीक है, देखो मीठे जल परितंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? वही पहला लैंटिक इकोसिस्टम जहां जल स्थिर रहता है, तालाब, झील, पोखर हो गए हमारे। अगर हम इसमें बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या होती है, देखो भाई इसमें जल प्रवाह कैसा होता है, यहाँ पर जल प्रवाह कैसा होगा? जल प्रवाह कम होगा। और यहाँ पे जो आपके पोषक तत्व होंगे, क्योंकि पोषक तत्वों को बहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। यहाँ पे शैवाल की भी वृद्धि अधिक होती है। किसमें? लैंटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? जल प्रवाह बहुत कम होता है, पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, शैवाल अधिक होता है। फिर सेकंड आ जाता है हमारा लोटिक इकोसिस्टम, यानी कि प्रवाही जल तंत्र। प्रवाही जल तंत्र जिसमें जल का प्रवाह हो रहा है, यानी कि जल बह रहा है, जहां जल निरंतर बहता रहता है, जैसे हमारे नदियां और झरने। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें ऑक्सीजन ज्यादा देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। यहाँ पर पोषक तत्व कम मिलेंगे, क्योंकि बहता पानी है ना, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे जो जीव होते हैं, जीवों में अनुकूलनता अधिक देखने को मिलती है। जीवों में अनुकूलन क्या होता है? यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है? लोटिक। लैंटिक क्या होता है? स्थिर जल। और लोटिक क्या होता है? प्रवाही जल। ठीक है, इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पर समुद्र और महासागर आधारित परितंत्र होता है। कैसा होता है? जहां हम समुद्र और महासागर की बात करते हैं, जहां समुद्र और महासागर की बात होए उसको ही हम क्या कहते हैं? समुद्री परितंत्र, मैरीन इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर देखो तो ये सबसे बड़ा जलीय परितंत्र होता है। इसमें लवणता लगभग 35% अप्रोक्सीमेट होती है। ये इसका मतलब क्या होता है? बाय 1000 होता है। ठीक है, अगर इसका मतलब होता है 100 से और इसका मतलब होता है 1000 से, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 35 परसेंटाइल 1000 लवणता इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वैश्विक जलवायु होता है वो इसको नियंत्रित करता है। जैसे इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं भाई, सागर, महासागर, समुद्र वगैरह। अगर हम समुद्री परितंत्र की भी बात करें, समुद्री परितंत्र के पार्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं हमारे कोस्टल जोन। कोस्टल जोन का मतलब क्या हो गया? हमारे तटीय क्षेत्र देखते हैं हम। यहाँ पे क्या देखते हैं? तटीय क्षेत्र देखते हैं, जहां पर जैव विविधता, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। यहीं पर हम क्या देखते हैं? मत्स्य पालन देखते हैं, मत्स्य पालन का क्षेत्र होता है। फिर यहीं पे आपका क्या आ जाता है? कोरल रीफ्स आ जाते हैं। जैसे इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करवा दूं तो ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने इसके नोट्स तो बनाए होंगे, बस इतना समझो। यहाँ पे कोरल रीफ्स के आगे मुझे पता है कि मैंने पीपीटी में बनाया है को। इसमें फिर हमारे मैरीन इकोसिस्टम में और क्या जाता है? कोस्टल जोन आ जाते हैं, कोरल रीफ्स आ जाती है। कोरल रीफ्स क्या हो जाती हैं? जो समुद्री जीवों द्वारा निर्मित कैल्शियम की एक संरचना होती है, जैसे आपका समुद्र का वर्षावन कह लो। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल से ऐसे छोटे छोटे से प्लांट से दिखेंगे आपको, जीव से। ठीक है, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप टोटल किसका बना हुआ है? कोरल रीफ्स का ही बना हुआ है, जिनको हम प्रवाल भितियां कहते हैं। हमारे अंडोमान में देखने को मिलती है, कच्छ की खाड़ियों में देखने को मिलती है। फिर जैसा होता है एक और मैरीन इकोसिस्टम में आप देख सकते हो गहरा समुद्री क्षेत्र भी आता है। क्या आता है? गहरा समुद्री क्षेत्र, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, जिसको हम बेंटिक जोन भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपका दबाव भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। फिर हमारा आ जाता है मुहाना परितंत्र। मुहाना परितंत्र क्या होता है? मुहाना परितंत्र यानी कि एस्चुरियन इकोसिस्टम। एस्चुरियन इकोसिस्टम क्या होता है? जहां नदी का मीठा जल समुद्र के खारे जल में मिलता है। मान लो ये हमारा सी है, ये क्या है? हमारा सी है। यहां से ये रिवर आ रही है, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या बनती है? ऐसे ना एस्चुरियंस बन जाती हैं, एस्चुरियंस। ठीक है, यही क्या होती है? हमारे मुहाना। मुहाना मतलब जहां पे नदियां अपना जल गिराती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मुहाना, माउथ। ठीक है, एस्चुरियन इकोलॉजी, जैसे आपका सुंदरवन डेल्टा हो गया, महानदी डेल्टा हो गया। ठीक है, वेस्ट ऑफ बंगाल की साइड आपके एस्चुरियंस ज्यादा बनते हैं। देखो
इसकी विशेषताएं क्या होती है भाई? यहाँ पे जैव विविधता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पे अत्यधिक उत्पादक होता है, जैव विविधता समृद्ध होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया आपका, महानदी डेल्टा हो गया, ठीक है, ये देखने को मिलता है हमें। फिर एक और आता है, इसमें क्या आते हैं, हमारे वेटलैंड्स आ जाते हैं। वेटलैंड्स की बात करते हैं, जो हमारे आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, वेटलैंड्स इकोसिस्टम। इसमें और क्या जाता है, वेटलैंड इकोसिस्टम आ जाता है। वेटलैंड का क्या होते हैं, ऐसे एरियाज जहां जो हमारी भूमि है, जो हमारा लैंड है, वो काफी लंबे समय तक जल से ढका रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि। जैसे आपका दलदल वाला एरिया हो जाए, दलदल हो गए, हमारे मैंग्रोव वन हो गए। विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, हमारा सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन में देखने को मिलता है विश्व का सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन। आपकी जैसे झील के किनारे हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे वेटलैंड्स इकोसिस्टम के पार्ट। फिर देखिए, अगर हम जलीय परितंत्र की संरचना की बात करें तो हम सबको पता है स्ट्रक्चर कैसा होता है, बायोटिक का और अबायोटिक कंपोनेंट्स का होता है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। जैसे आपका एल्गी हो गया, फ्लाइंको फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, जहाँ सबसे छोटे पौधे होते हैं, हमारे जलीय पौधे हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए हमारे, ये सब यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स होते हैं। और अगर आप देखो तो विश्व का अप्रोक्सीमेट लगभग 50% जो ऑक्सीजन होता है वो किससे प्राप्त होता है, 50% ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होता है, हमें फाइटोप्लैंक्टन से ही प्राप्त होता है। विश्व का लगभग 50% ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होता है, प्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन से हमें प्राप्त होता है हमारे वर्ल्ड का 50% ऑक्सीजन, ठीक है। फिर जैसे हम इसमें कंज्यूमर्स की बात करें, उपभोक्ता की बात करें, तो पहला प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो गया, जैसे हमारी छोटी फिशेज होगी, हमारे जूप्लैंक्टन्स हो गए, और जैसे द्वितीय उपभोक्ता में हमारी बड़ी मछलियां हो जाएंगी। थर्ड में हमारी, तृतीय उपभोक्ता में जैसे मगरमच्छ हो गए, शार्क हो गए, आपकी डॉल्फिन होगी, ये सब क्या आ जाएंगे, ये तृतीय उपभोक्ता में आ जाएंगे आपके। फिर उसके बाद इसके जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, जो मृत जीवों को विघटित करते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया, फफूंद हो गया, ये क्या कार्य करते हैं, इनका कार्य क्या है, बैक्टीरिया और फफूंद का कार्य ही क्या होता है, पोषक तत्वों को, क्या होता है, पोषक तत्वों को पुनः जल में मिलाना। यही काम क्या किसका होता है, बैक्टीरिया फफूंदी का होता है, जो डिकम्पोज करते हैं, यानी कि पोषक तत्वों को पुनः जल में मिलाना। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में हम किसकी बात करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं भाई, जल का तापमान जीवों की वृद्धि को प्रभावित करता है। प्रकाश की बात करें तो गहराई बढ़ने पर क्या होता है, प्रकाश घटता है। अगर हम इसमें घुलित ऑक्सीजन की बात करें, यानी कि जिसको हम DO बोलते हैं, जलीय जीवों के लिए काफी आवश्यक होती है। pH जल की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के लिए यूज होता है। लवणता विशेषकर समुद्री परितंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जल तो है ही आपका, ठीक है। फिर अगर हम जलीय परितंत्र की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं देखो क्या होता है कि जल क्या है, मुख्य मीडिएटर होता है, बहुत मुख्य माध्यम होता है, प्रकाश की उपलब्धता गहराई के साथ घटती है, तापमान में परिवर्तन इसमें धीरे में होता है, ऑक्सीजन जल में घुली होती है और जैव विविधता अत्यधिक यहाँ पाई जाती है। अगर अब हम बात करें किस चीज़ की, कि जो हमारा ये जलीय परितंत्र है, इसमें ऊर्जा प्रवाह की अगर हम बात करें तो ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों तक पहुंचती है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्ट्स तक, एक्वेटिक प्लांट्स तक, और खाद्य श्रृंखला द्वारा आगे बढ़ाई जाती है। तो खाद्य श्रृंखला जैसे फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन्स तक, फिर जूप्लैंक्टन से छोटी मछली से बड़ी मछली को कौन खाता है, आपका पक्षी। बड़ी मछली को आप ये लगा लो, शार्क लगा लो, मछली काट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, शार्क, ठीक है, शार्क खा गए।
फिर अगर हम इसमें खाद्य जाल की भी बात करें तो कई खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जुड़ने को खाद्य जाल बनाते हैं, हम सबने किया था। वही फिर हमारा ऊर्जा पिरामिड आ जाता है भाई। जैसे हमने एनर्जी फ्लो किया था वैसे ही सेम चीज इसमें आती है। 10% नियम किन्होंने दिया था? रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। जलीय परितंत्र में ऊर्जा पिरामिड सदैव यहाँ पे भी कैसा होता है? सीधा होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे लिख लो इसको, En+1 = 0.1 En होता है। ठीक है। और 10% नियम किन्होंने दिया था? आपके रेमंड लिंडमैन ने दिया था। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो भाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है? वैश्विक ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ल्ड का 50% ऑक्सीजन कहाँ से कौन देता है हमें? फाइटोप्लैंक्टन्स देते हैं। ये जलवायु को नियंत्रित करता है। महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है भाई। कार्बन का अवशोषण करता है। ठीक है, कार्बन का अवशोषण करता है, जैव विविधता का संरक्षण करता है और पोषक चक्र चलाता है। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण हो गया, पोषक चक्र हो गया, यानी कि जो आपका कार्बन और जो पोषक चक्र में आपके कार्बन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये क्या करते हैं? अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें तो भाई मत्स्य पालन से रोजगार और भोजन के स्रोत हैं हमारे। पर्यटन के लिए समुद्री पर्यटन हो गया, परिवहन जैसे आपका नौवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, ये क्या एक सस्ता माध्यम है। हमारा जो जलीय परितंत्र है वो खतरे में क्यों है? क्योंकि भाई लगातार वाटर पोल्यूशन होता जा रहा है, प्लास्टिक से, तेल रिसाव से, सीवेज से, औद्योगिक अपशिष्ट से। फिर जो आपका यूटोफिकेशन है, यूटोफिकेशन क्या होता है? जल में, पानी में जब नाइट्रोजन और फास्फोरस बढ़ते हैं तो शैवाल भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जब जल में बढ़ते हैं तो उसकी वजह से शैवाल भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इस शैवाल के ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है भाई? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे वाटर में घुल नहीं पाता है, जिससे हमारी जो मछलियाँ होती हैं उनकी मौत हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं यूटोफिकेशन। फिर हमारा जैसे आ गया ग्लोबल वार्मिंग। सबसे मेन रीज़न भाई समुद्री तापमान बढ़ता जा रहा है। समुद्री अम्लीकरण यानी कि ओशियन एसिडिफिकेशन। भाई वायुमंडल में जब CO2 बढ़ता जा रहा है तो इसके प्रभाव से जो हमारी प्रवाल भित्तियां होती है, जो हमारे कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्तियां। क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्तियां। इन पे क्या होता है? ये डेड हो जाती है भाई। इनको है ना एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जब वायुमंडल में CO2 बढ़ता है तो समुद्र का pH लेवल कम हो जाता है, जिससे आपकी जो प्रवाल भित्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचता है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया भाई। ग्लोबल वार्मिंग जैसे समुद्री तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समुद्री स्तर में वृद्धि होती जा रही है, और ज़्यादातर जो हमारा ओवर फिशिंग है इसका प्रभाव क्या हो रहा है भाई? मछलियों की जो प्रजातियां हैं वो कम होती जा रही, जो हमारी फिशेस स्पीसीज है वो कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जैसे अगर हम बात करें मैंग्रोव वनस्पति की, अगर हम यहाँ पे बात करें मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो मैंग्रोव वनस्पति क्या है? समुद्री तटों पर पाई जाती है एक विशेष। यहाँ पे जो लवण होते हैं वो सहनशील होते हैं। कैसे होते हैं? सहनशील होते हैं। जड़ों की विशेष अनुकूलन होती है। ये तट का संरक्षण करते हैं, और ये हमारी मैंग्रोव जो होते हैं ये हमारी चक्रवात से भी सुरक्षा करते हैं, चक्रवात से सुरक्षा करते हैं ये चीज़ हमारी। और भारत में अगर हम मैंग्रोव क्षेत्र देखें तो कौन कौन से हैं हमारे भारत में मैंग्रोव क्षेत्र? जैसे हमारा सुंदरवन है, ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। जैसे और आपका भितरकनिका हो गया, कच्छ की खाड़ी होगी, और सुंदरवन तो है ही विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। फिर जैसे अगर हम यहाँ पे चिल्का झील कर दे तो ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। फिर अगर हम बात करें वेटलैंड्स की, अगर हम वेटलैंड्स की बात करें, जैसे इसमें फिर आपका वेटलैंड्स आगे, वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चले थे हमारे जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हैं। ठीक है, क्या क्या चले थे हमारे? आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र जहां भूमि लंबे समय तक जल में ढकी रहती है, बाढ़ नियंत्रण होता है, जल शुद्धिकरण के लिए, पक्षियों के आवास के लिए। ठीक है, अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर साइट यानी कि जो हमारी रामसर कन्वेंशन थी, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1971 में। कहाँ से हुई थी भाई? ईरान में एक जगह है आपकी रामसर, वहाँ से हमारे रामसर साइट्स की क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी।
कहाँ से हुई थी, रामसर साइट्स क्या हैं, रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुए थे। 1971 में रामसर संधि हुई थी। और भारत सरकार की, अगर हम इसमें पहल की बात नहीं करते, थोड़ा रामसर साइट के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। रामसर साइट कर लेते हैं पहले थोड़ा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे। जो हमारी रामसर साइट है, ये इसकी संधि कब हुई थी, 1971 में हुई थी। भारत में टोटल रामसर साइट 80+ हो चुकी हैं, ठीक है। रामसर कन्वेंशन किस लिए होता है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है ये। और जो आपका रामसर है, ये क्या है भाई, जो हमारा रामसर क्षेत्र स्थल है, वो जो हमारे वेटलैंड्स हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया था, इनका संरक्षण रामसर संधि के अंतर्गत किया जाता है। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। बार बार कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम में स्टार्ट हुआ है। कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ था, रामसर क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1975 में। कब लागू हुआ था, 1975 में। इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी हमारी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं, उनका संरक्षण करना, जल पक्षियों और जैव विविधता की सुरक्षा करना, वेटलैंड्स का सतत उपयोग करना, ठीक है। अगर हम भारत में रामसर संधि की बात करें तो भारत में रामसर संधि की शुरुआत कब हुई थी, 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर करे थे। 1982 में रामसर संधि का सदस्य बना था भारत। और भारत में हमारे 80+ रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब बात आ जाएगी वेटलैंड्स है क्या, ऐसे एरिया जहां भूमि लंबे समय तक जल से ढकी रहती है, जहां आपकी झील की बात आ जाएगी, दल की बात आ जाएगी, मैंग्रोव की बात आ जाएगी, नदी डेल्टास की बात आ जाएंगी, लेगून की बात आ जाएंगी। आर्द्र भूमियों का इतना महत्व क्यों है भाई, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त जल को रोकती है, प्राकृतिक फिल्टर का कार्य करती है, पक्षियों और जलीय जीवों का आवास है, जैव विविधता संरक्षण करती है, भूजल स्तर बढ़ाती है, कार्बन को सिंक करने का कार्य करती है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, भारत में कौन कौन सी रामसर साइट हैं। अगर हम भारत में रामसर साइट्स की बात करें, किसकी, भारत में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्का झील की। चिल्का झील रामसर साइट में है, कौन सी एरिया में, ये ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका महत्व क्या, यहाँ पे प्रवासी पक्षियों का निवास है। जैसे फिर आपका और कौन कौन सा है भारत में, जैसे आपका केवला देव नेशनल पार्क हो गया भाई, राजस्थान का, ठीक है। यहीं पे आपको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, साइबेरियन सारस के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे हमारी आ जाएगी वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे है, ये तो आपका राजस्थान में है। और वुलर झील कहाँ है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। इसकी विशेषता की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। जैसे फिर आपकी लोकटक झील आ गई। लोकटक झील कहाँ पर है, हमारे मणिपुर में है लोकटक झील, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फुमदी। फुमदी तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये फुमदी के लिए। फिर जैसे आपकी और रामसर साइट में आपकी हैरिके आ जाएगी, हैरिके झील आ जाएगी जो पंजाब में है, सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर बनती है। जैसे आपकी सांभर झील आ जाएगी, सांभर झील राजस्थान में है, ठीक है। फिर हमारा जैसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स आ जाएंगे, कौन से, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है, जैसे आपका सुंदरवन वेटलैंड आ गया, मैंग्रोवन के लिए फेमस है। फिर हमारा जैसे एक और था, कौन सा, अस्थामुड्डी झील था। अस्थामुड्डी झील भी आपकी रामसर साइट है जो केरल में है। ये ना पाम आकार की झील है। फिर भोज वेटलैंड है भाई, और कौन सी है, भोज वेटलैंड है जो आपके एमपी में है, भोपाल में है। फिर हमारी जैसे दीपोर आ जाएगी, दीपोर झील, दीपोर बील। दीपोर बील आपकी कहाँ है, असम में है। दीपोर बील कहाँ पर है, असम में है। हाथियों और प्रवासी पक्षियों का आवास है। फिर और कौन कौन सी आ जाएगी, और आ जाएगा, और भाई सारे तो मुझे भी याद नहीं है। नल सरोवर है, जैसे नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में है। जैसे काबरतल आ गया, काबरतल भी आपकी क्या है, रामसर साइट है जो कहाँ पर है, आपके बिहार में है। फिर आपका जैसे तसो मोरीरी है, तसो मोरीरी लद्दाख में है। जैसे आपकी होकेरा, होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में ही है। भीतरकनिका मैंग्रोव आ गए।
ओडिशा में है ये। जैसे आपकी पुलिकट झील आ गई, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पे है भाई, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। जैसे आपकी कोलेरू झील आ गई, कोलेरू झील कहाँ पर है आपकी, आंध्र प्रदेश में आ गई। जैसे आपका सूर सरोवर आ गया, ये सारे क्या हैं, सूर सरोवर, ये रामसर साइट्स है, हमारी उत्तर प्रदेश की है। किडम झील भी है इसके ऊपर। जैसे फिर आपकी रुद्र सागर आ गई, रुद्र सागर झील, रुद्र सागर कहाँ है, त्रिपुरा में है। त्रिपुरा जो आपका नीर महल के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। रामसर साइट के अगर बहुत कर ली भाई, इससे ज़्यादा तो मैं मेरे भी याद नहीं है, बहुत दिमाग लगा के याद करना पड़ रहा है। जैसे रामसर साइट्स के खतरे क्या भाई, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, औद्योगिक और घरेलू कचरा बढ़ता जा रहा है, जल स्तर परिवर्तित होता जा रहा है, जैव विविधता को नुकसान होता है, स्थानीय जीवों के लिए खतरा है। अगर हम ये देखें कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसके संरक्षण के लिए, तो वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम लेके आए हैं, और NPCA आया है, यानी कि जो आपका नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया था, चंपा फंड चलाया था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रामसर संधि कब हुई थी, 1971 में हुई थी। भारत ने 1982 में रामसर संधि का सदस्य बना था। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे जल की झील है। लोकटक झील में फुमदी के लिए फेमस है। सुंदरवन विश्व में मैंग्रोवन के लिए प्रसिद्ध है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स प्राकृतिक सीवेज की उपचार प्रणाली है। वेटलैंड्स प्राकृतिक सपंज की तरह कार्य करते हैं। तो अगर ये बोलते कि किडनीज ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है, यानी कि अर्थ का गुर्दा किसको बोला जाता है, तो हम किसको बोल देंगे, आर्द्र भूमियों को बोला जाता है। मैंग्रोव वन हमारे चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वेटलैंड्स जीव विविधता के हॉटस्पॉट्स होते हैं। रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स है। प्रवासी पक्षियों के लिए वेटलैंड अत्यंत इम्पोर्टेंट है। भारत में रामसर साइट, चिल्का झील और केवलादेव ऐसे नेशनल पार्क्स हैं। NPCA योजना झील और वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है। और एक चीज़ याद रखना, जो हमारी रामसर साइट्स हैं, जो हमारी रामसर साइट्स हैं, ये क्या हैं, ये आपके यूनेस्को का पार्ट नहीं है, यूनेस्को का पार्ट नहीं है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम इसमें बात करें कि भारत सरकार की पहल क्या है इन सब चीज़ों पे, हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में भारत सरकार की क्या पहल है, तो भारत सरकार की क्या पहल, आप मुझे बताओ। हमने कल भी थोड़ा बहुत किया था। जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया था, कब चलाया था, 2000, कब चलाया था, 2000, कब चलाया था भाई, 2014 में। कब चलाया था, 2014 में ही चलाया था ना नमामि गंगे कार्यक्रम। कब चलाया था ये, 2014 में ना। इसका उद्देश्य क्या था, गंगा नदी की सफाई करना, प्रदूषण नियंत्रण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना। यहाँ पे जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, घाट का विकास किया गया है, औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण किया गया है, नदी तट पर वनीकरण भी किया गया है। और यहाँ पे हमें कौन सा एक्वेटिक एनिमल देखने को मिलता है, गंगा डॉल्फिन देखने को मिलती है। और गंगा डॉल्फिन भाई देख नहीं सकती, अंधी होती है ये। कैसी होती है, अंधी होती है। यहाँ पे डॉल्फिन का जलीय संरक्षण किया गया है। फिर हमारे जैसे आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, या राष्ट्रीय नदी भी कह सकते हो, झील नदी, ये दोनों योजना आई थी। NRCP और झील वाली दोनों ही आई थी। जैसे आपकी गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब को किया था। और झील के लिए कौन सी आई थी, हमारी NLCP, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। झीलों की सुरक्षा के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि जल गुणवत्ता में सुधार हो, गाद हटानी चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। फिर ठीक है, जैसे फिर हमारी वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम से अभी मैं आपको समझा चुकी भैया, आर्द्र भूमियों का संरक्षण इम्पोर्टेंट है, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, पक्षियों के आवास के लिए, जल शुद्धिकरण के लिए। फिर जैसे ब्लू इकोनॉमी मिशन आया था भाई, समुद्री संसाधनों का जो सतत उपयोग है उसके लिए, जिसमें आपके मत्स्य पालन की बात हुई थी, ठीक है। समुद्री व्यापार, समुद्री पर्यटन, इस चीज़ के लिए ब्लू इकोनॉमी मिशन आया था। फिर अगर हम इसमें और बात करें तो जैसे आपका NWM आया था। क्या आया था, यहाँ पे हम
NWM आया था। NWM क्या था? हमारा राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। जो हमारा ये राष्ट्रीय जल मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत हुई थी। जल संरक्षण करना, जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, फिर जैसे और भारत सरकार के द्वारा जैसे आपका अटल भूजल योजना होगी, अटल भूजल योजना होगी भाई, भूजल के सुधार के लिए लास्ट लेक्चर में हमने किया था। फिर जैसे जल शक्ति अभियान था, जल शक्ति अभियान में किसकी बात की गई थी? जल शक्ति अभियान में बात की गई थी कैच द रेन की। किसकी बात की गई थी? कैच द रेन की बात की गई थी। फिर जैसे आपका और भारत सरकार के द्वारा क्या था? स्वच्छ भारत मिशन था। क्या था? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, यानी कि जो जल स्रोत होते हैं खुले में शौच और कचरे से बचाना। फिर जैसे हमारा एक चंपा फंड था, चंपा फंड। चंपा फंड क्या था? चंपा का मतलब इसकी फुल फॉर्म ही क्या है? कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन, यानी कि जब वन और जल स्रोतों का संरक्षण करना था इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, चंपा फंड क्या था? कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये सब चीजें आई थी। उसके बाद जैसे अगर हम बात करें समुद्री मैरीन इकोसिस्टम, हम समझ चुके हैं भाई समुद्र और महासागर पर आधारित परितंत्र होता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है। लगभग 35,000% लवणता हमें देखने को मिलती है। वैश्विक जलवायु ये नियंत्रित करता है। अगर हम इसकी बात करें, इसके समुद्री परितंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, ये अभी हम करके आए थे ना। हाँ, मैंने ये कहा था ना कि आगे करेंगे। तो चलो इसके जो भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, कोस्टल जोन। कोस्टल जोन हमें पता है क्या होता है। कोस्टल जोन क्या होता है? कोस्टल जोन अभी ऊपर करके आए थे हम लोग। कोस्टल जोन क्या होता है भाई? कोस्टल जोन बताओ कोई तो। क्या होते हैं कोस्टल जोन? समुद्र के तट को ही तो कोस्टल जोन बोलते हैं हम। सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। मत्स्य पालन क्षेत्र है। कोरल रीफ्स, समुद्री जीवों द्वारा कैल्शियम की संरचना होती है। समुद्र का वर्षावन बोलते हैं हम इसको। भारत में जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, और कोरल रीफ पे हम कंप्लीट लेक्चर भी लेके आएंगे। गहरा समुद्री क्षेत्र, गहरा समुद्री क्षेत्र जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ अत्यधिक आपका दबाव होता है। अगर हम इसके मुहाना क्षेत्र की बात करें, एस्चुरियन इकोसिस्टम की बात करें, तो जहाँ नदी का मीठा जल समुद्र के खारे जल में मिलता है, अत्यधिक उत्पादन होता है, वहाँ पे पोषक तत्व अधिक होता है, जैव विविधता ज़्यादा होते हैं, जैसे आपका सुंदरवन डेल्टा, महानदी डेल्टा। फिर जैसे हमारा आर्द्र भूमि परितंत्र हो गया, ये सब चीज़ हम कर चुके हैं, वही सब चीज़ है। ठीक है, और जैसे फिर अगर हम देखें कि भाई जलीय परितंत्र की परतें कौन सी होती हैं, लेयर्स कौन सी होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें एक देखने को मिलता है फोटिक जोन। मान लो ये हमारा समुद्र है, इसको एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं आपको है ना इसका कंप्लीट करवाऊंगी। फोटिक जोन, जलीय परितंत्र की परतों में क्या आता है? सबसे पहले आता है फोटिक जोन, जहाँ सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है और ये 200 मीटर तक हमें दिखता है। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे संभव होता है। फिर होता है अफोटिक जोन, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, गहरा समुद्री भाग होता है। फिर हमारा होता है एक बेंथिक जोन। बेंथिक जोन क्या होता है? जलाशय का तल भाग, बिल्कुल नीचे का भाग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें एसडीजी की बात करें, तो एसडीजी के कौन कौन से चीज़ थी, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके कौन कौन से कानून आए थे, या किन पे हमारी संधियाँ हुई थी, या किन पे बात की गई थी, उस चीज़ पे बात करते हैं। तो जो एसडीजी 6 है, जो क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है, सैनिटेशन की बात करता है। एसडीजी 6 साफ पानी और सैनिटेशन की बात करता है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन। कौन सा गोल है? एसडीजी 6 है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी को स्वच्छ जल और स्वच्छता उपलब्ध करवाना। लक्ष्य क्या है?
सुरक्षित पेयजल, जल प्रदूषण का कम करना, जल संरक्षण। SDG 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन पे है, जलवायु परिवर्तन से निपटना, जो जलीय परितंत्र से संबंधित है, समुद्र स्तर की वृद्धि को रोकता है, ग्लोबल वार्मिंग कम करता है। SDG 4 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या है? लाइफ बिलो द वाटर, यानी कि मैरीन सिस्टम की बात करता है ये। तो कौन कौन से हमारे SDGs आ जाएंगे इसमें? कौन कौन से आ जाएंगे? SDG 6 मैरीन इकोसिस्टम से है, SDG 13 भी आपके क्लाइमेट एक्शन हो गया, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर हो गया। ठीक है, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, आर्द्र भूमि और मीठे जल की जैव विविधता संरक्षण की बात करता है। कौन करता है? हमारा SDG 15 किसकी बात करता है? लाइफ ऑन लैंड। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड। फिर अगर हम बात करें कि हमारे जोन्स कौन से हैं, जैसे आपका डेड जोन हो गया, ये ना थोड़े आपके उसमें आ जाते हैं डेड जोन। फैक्ट्स लगा लो कि ये फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि डेड जोन कौन सा होता है। डेड जोन बिल्कुल समुद्री क्षेत्र का वो एरिया जहां ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, जैसे आपकी मैक्सिको की खाड़ी है जहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, वही होता है डेड जोन। एक होता है एल नीनो। एल नीनो क्या है? समुद्री तापमान वृद्धि से मत्स्य उत्पादन प्रभावित होता है। फिर जैसे हमारा आता है थर्मोमेलिन सर्कुलेशन। थर्मोमेलिन सर्कुलेशन क्या होता है? महासागरीय धाराओं की वैश्विक प्रणाली। आपने वेव्स देखी है ना, धाराएं देखी है महासागरीय, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, वही चीज होती है। फिर जैसे आपका ग्रेट बैरियर रीफ हो गया। ग्रेट बैरियर रीफ एक तरह का ना कोरल रीफ प्रणाली होती है, ऐसे बना होता है समुद्र में, जो दिखता भी है आपको। ठीक है, मान लो ये समुद्र है ना, तो ये दिखेगा। इसको कभी भी आपका कोई भी मतलब जो हमारी बोट होती है ना, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? जाके टकराएगा सीधा, क्योंकि ये कोरल रीफ है। इसको हम बोलते हैं बैरियर कोरल रीफ। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। जैसे कार्बन सिंक, महासागर CO2 को अवशोषित कर जलवायु संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, देखो वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? रिवर्स, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स। प्रोड्यूसर्स जैसे आपकी एल्गी होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, एस्चुरियंस जैसे आपकी वाटर रिवर होगी, वाटर आपके मीट्स हो गए, सी वाटर हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़, ये क्या है? आपका एक्वेरियन हो गया, ये हमें पता है। मैरीन इकोसिस्टम हो गया हमारा। कंज्यूमर्स क्या हैं? ये देखो, ये दिख रहे हैं ना, ये प्लांट्स, और ये दिख रही है, ये होती हैं कोरल रीफ्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ये क्या होती हैं? हमारी कोरल रीफ्स होती हैं ये क्या होती हैं? कोरल रीफ्स, यानी कि प्रवाल भित्तियाँ कौन सी होती हैं? ये कलर चेंज कर देती हूँ, रुको। ये क्या है? प्रवाल भित्तियाँ कलरफुल होती हैं ये, बिल्कुल। ठीक है, ये क्या हो गए? ये हो गए आपके जो जू प्लांक्टन्स थे ना, जू प्लांक्टन्स। और जैसे ये वाली चीज़ है ना, छोटी छोटी सी, ये तो आपको पता है एल्गी है। और ये छोटे छोटे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये सब चीज़ें छोटी, ये होते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, जोन देखो, जैसे फोटिक जोन हमने किया था। फोटिक जोन होता है 0 से 200 मीटर तक। यहाँ पे सनलाइट होती है, अवेलेबल होती है, और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेसेस। यहाँ पे आपको मछलियाँ, फ्लैक्टॉन्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। फोटिक जोन होता है 200 से 1000 मीटर तक। ना यहाँ पे सनलाइट होती, डार्क और कोल्ड वाटर होता है, और यहाँ पे ना आपको बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे तो आपको फ्लोइंग देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे। यहाँ पे आपको अंधी मिलेंगी, अंधी मछलियाँ, अंधी। और बेंटिक होता है जो हमारा सी फ्लोर पर होते हैं, केकड़े वेकड़े, ऑक्टोपस वगैरह देखने को मिलते हैं। बॉटम वाटर बॉडी होता है, मोस्टली डार्क प्लेस होता है, डेट्रियस रिच एरिया होता है, यानी कि मृत जीवों का होता है। जो फोटिक जोन होती है, ये इसको हम एफेटिक जोन भी बोलते हैं। एफेटिक जोन जो अपर लेयर होती है वाटर की, वो वाली, ये वाली अपर लेयर है ना वाटर की, ये अपर लेयर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें सनलाइट देखने को मिलती है। देखो सनलाइट्स आ रही हैं सनलाइट्स। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको प्लैंक्टन्स देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलते हैं? जैसे हमें यहाँ पे
फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं, एल्गी देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी फिशेस देखने को मिलती हैं। अफोटिक जोन क्या होता है? बिलो द फोटिक जोन, उससे नीचे होता है। यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं होती, नो सनलाइट, बहुत ठंडा होता है, हाई प्रेशर होता है। प्रेशर कैसा होता है? यहाँ पर प्रेशर हाई होता है। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर लेते हैं डार्कनेस को, ये बोला जाता है कि ये अंधे होते हैं। और यहाँ पे आपको बायोलोमाइंसिंक एनिमल्स कैसे होते हैं? जो अंधे होते हैं। और फिर आ जाता है हमारा बेंथिक जोन, जो बिल्कुल नीचे वाला जोन होता है, ये वाला। यहाँ पे ना कोई भी सनलाइट तो होती नहीं, बहुत डार्क जोन होता है। ये कैसा होता है? डार्क जोन होता है, बिल्कुल डार्क जोन। यहाँ पे हमें डेड एनिमल्स देखने को, यानी कि डेड रेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बेंथिक जोन। आई गेस आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो, अगर इसको और भी डिटेल में करना है तो हम और भी डिटेल में कर लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो हम और डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि ये तो आपके उसमें भी तो काम आना है ना, ज्योग्राफी का भी तो पार्ट होता है ये। तो देखो, हम इसको अलग से कर ही लेते हैं एक बार। देखो, जो हमारा फोनेटिक जोन है ना, मान लो ये है हमारा क्या? सी। ये हमारा क्या है? सी है। यहाँ पे जो ये जोन है, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा फोटिक जोन। फोटिक जोन जल का ऊपरी भाग, जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है, यहाँ पे सनलाइट मिलती है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। फोटिक का अर्थ ही क्या होता है? फोटिक। फोटिक फोटिक यानी कि जो प्रकाश वाला एरिया हो, प्रकाश वाले एरिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वाले एरिया को ही हम बोलते हैं बेटा फोटिक। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाश फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ठीक है, जैव विविधता ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। ठीक है, फोटिक जोन में जैसे हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ हमें आपके जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे, शैवाल देखने को मिलेगी, समुद्री घास देखने को मिलेगी। ठीक है, छोटी जैसे आपके अगर हम बात करें तो फोटिक जोन में ये जो तीनों चीज़ें ये आपके उत्पादक हो गए। यहाँ पे हमें जो प्लैंक्टन्स भी मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे हमें? यहाँ पे छोटी फिशेस भी देखने को मिलेगी, छोटी छोटी फिशेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, छोटी फिशेस देखने को मिलेंगे। कछुए यहाँ रहते हैं, कछुए इस जोन में रहते हैं। यहाँ हमें आपके जो क्या थे, जो प्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भाई वैश्विक उत्पादक ऑक्सीजन उत्पाद होता है, क्योंकि जो आपका फाइटोप्लैंक्टन्स है वो 50% आपको ऑक्सीजन देता है। खाद्य श्रृंखला का आधार बनी हुई है ये। मत्स्य पालन यहाँ पे होता है, और इसकी कितनी होती है? यहाँ तक ये 200 मीटर तक होता है। कितने मीटर तक होता है? 200 मीटर की गहराई तक मिलता है। तो यहाँ से याद रख सकते हो इसको, फोटो मतलब प्रकाश, यानी कि फोटिक। ठीक है, फिर हमारा ये जो सेकंड जोन होता है, ये सेकंड जोन हमारा क्या है? ये सेकंड जोन है होता है हमारा अफोटिक। कौन सा होता है? अफोटिक। अफोटिक देखो क्या है? अफोटिक। अफोटिक, बिना, फोटिक प्रकाश, बिना प्रकाश के मिलता है, बिना प्रकाश वाला क्षेत्र। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, टेम्परेचर भी डाउन होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता है। जैसे यहाँ पे आपकी एंगुलर फिश देखने को मिलती हैं, एंगुलर फिश देखने को मिलेंगी, आपको जेंट स्क्वैड देखने को मिलेंगे, और हमें यहाँ पे डीप सी वॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। देखो, जो आपके जैव दीप्ति होते हैं, कौन से? जैव दीप्ति। जैव दीप्ति जिनको हम क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेशन।
बायोल्यूमिनेसेंस। ये बोलते हैं कुछ जीव स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। ये कर लो, बायोल्यूमिनेंस का ही मतलब क्या होता है? जैव दीप्ति, जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बायोल्यूमिनेंस कैसे होते हैं? जैव दीप्ति कैसे होते हैं? जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बड़े मुंह और आंखें वाले मछलियाँ आपको देखने को मिलती है। इनका धीमा चयापचय होता है, यानी कि ऊर्जा पचाने के लिए होता है। पोषक तत्व ये संग्रह करते हैं, समुद्री तल से पोषक तत्व जमा होते हैं, कार्बन का ये अवसादन करते हैं। और इनकी गहराई आपकी 200 मीटर से लेकर कितनी होती है? 1000 मीटर तक होती है। ठीक है। ए फॉर अब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है। अब अफोटिक जोन हो गया। फिर हमारा ये लास्ट कौन सा होता है भाई? बेंथिक जोन होता है। ये कौन सा होता है? बेंथिक जोन। ये बेंथिक जोन भाई फिर तो हमारा जो तल होता है वहाँ तक आता है, बिल्कुल नीचे। जलाशय का सबसे निचला तल भाग बेंथिक जोन होता है, जहाँ हमें समुद्र, झील, तालाब आदि सभी जलाशयों के तल में पाया जाता है। जैसे तल क्षेत्र, जल का निचला भाग होता है। सूर्य प्रकाश कम या बहुत ही ना के बराबर होता है। मृत जीव देखने को मिलेंगे हमें, डिकम्पोजर्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे आपकी स्टार फिश देखने को मिलेगी। स्टार फिश हो गए, केकड़े, ठीक है, ऑक्टोपस, समुद्री कीड़े और सी कुकुम्बर, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। मृत जीवों का ये विघटन करते हैं, पोषक तत्व पुनः जल में मिलते हैं और ये खाद्य स्रोत बनाते हैं। जो बेंथोस है ना, ये बेंथोस, जो आपका ये बेंटिक जोन है, जिसमें हम बेंथोस भी कहते थे। एक तो इसमें एपिफ्यूना आते हैं भाई। जो ये बेंथोस एरिया है, बेंटिक जोन एरिया है, इसको समझो। जो हमारे, अगर हम बात करें बेंथोस या बेंटिक से ही, इस बेंथोस से ही बेंटिक जोन बना है, बेंथोस। इसमें एक तो आता है आपका एम्पीफ्यूना। एम्पीफ्यूना क्या होते हैं? एम्पीफ्यूना जो तल की सतह पर रहने वाले जीव होते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, ये होते हैं केकड़े हो गए आपके, स्टार फिश होगी। फिर बात होता है इनफ्यूना। एक होता है बेंथोस में क्या? इनफ्यूना। इनफ्यूना क्या होता है? इनफ्यूना, इनफ्यूना होते हैं जो तल के अंदर रहते हैं। ये तो तल की सतह पर रहते हैं, ये क्या होते हैं? तल के अंदर रहते हैं। तल के अंदर, जैसे आपके केंचुए हो गए, केंचुए, क्लेम, ये क्या हैं? ये होते हैं इनफ्यूना। आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अगर लाइट कहाँ होती है? फोटिक जोन में। अफोटिक जोन में क्या होती है? नहीं होती। और बेंथिक जोन में तो ना के बराबर होती है। अगर फोटिक जोन की गहराई कैसी होती है? सबसे अपर लेयर होता है। अफोटिक जोन मिडल होता है और बेंथिक जोन तल का होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटिक जोन में होता है, अफोटिक जोन में नहीं होता है और बेंथिक जोन में बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो फोटिक जोन में ज़्यादा होता है, अफोटिक जोन में कम होता है और बेंथिक जोन में भी कम ही होएगा। फिर अगर हम फोटिक जोन में हमें क्या देखने को मिलते हैं? प्लैंक्टन्स देखने को मिलती हैं, मछलियाँ देखने को मिलती हैं। अफोटिक जोन में हमें डीप सी जीव देखने को मिलते हैं। बेंथिक जोन में हमें बेंथोस जीव देखने को मिलते हैं, जहाँ आपके एपिफ्यूना और इनफ्यूना देखने को मिलते हैं। अगर ऑक्सीजन फोटिक जोन में ज़्यादा होता है, फोटिक में कम होता है और बेंथिक में भी कम होता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, जो फोटिक जोन है उसमें प्रकाश संश्लेषण संभव है। अफोटिक जोन में सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। बेंथिक जोन जलाशय का तल भाग होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य फोटिक जोन में पाए जाते हैं। डीप सी जीव जैव दीप्ति, या जिनको हम बायोल्यूमिनस बोलते हैं, उस जोन में मिलते हैं, प्रदर्शित करते हैं, खुद लाइट लेते हैं। जैव दीप्ति इनका खुद का प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। ये बेंथिक जीवों को बेंथोस कहा जाता है। समुद्र की लगभग 200 मीटर गहराई तक फोटिक जोन माना जाता है और महासागर का अधिकांश भाग आपके किस में आता है? अफोटिक जोन में आता है। आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक